हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 1 के अंतर्गत एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इसका हम लोग पार्ट 2 आज डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखिए, जिन भी बच्चों ने इसका पार्ट 1 नहीं समझा है, नहीं देखा है, तो वो पार्ट 2 को नहीं समझ पाएंगे। तो जिन भी बच्चों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, देख लीजिए, उसके बाद में ही पार्ट 2 को पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर इन दोनों पार्ट्स को कंप्लीटली आप पढ़ लेंगे, इसके नोट्स बना लेंगे, सही से समझ लेंगे, तो आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा जो कि 25 नंबर में पूछा जाता है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिलायबल टॉपिक है बच्चों ये। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने इसके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैकेनिकल जो पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर बात कर ली थी। दूसरे टाइप के जो पार्ट्स होते हैं इसके, जिनको ऑप्टिकल पार्ट्स कहा जाता है बच्चा, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको जिनको ऑप्टिकल पार्ट्स कहा जाता है, उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ऑप्टिकल पार्ट्स ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके द्वारा इमेज बनती है, यानी कि जो इमेज बनाने का काम माइक्रोस्कोप के द्वारा होता है, वो इमेज बनती ही किसके द्वारा है? ऑप्टिकल पार्ट्स के द्वारा है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है ऑप्टिकल पार्ट्स में, वो होता है आई पीस लेंस, जिसको ऑकुलर लेंस भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है ना, जिसको क्या कहा जाता है? पहला पार्ट होता है ये काहे का? ऑप्टिकल पार्ट्स का, जिसको आई पीस लेंस कहते हैं या ऑकुलर लेंस कहते हैं। देखिए क्या होता है, ऊपर लगा रहता है, इस पर आंख लगाकर वस्तु का अध्ययन करते हैं। ऑब्जेक्टिव द्वारा बनी इमेज को और बड़ा करता है या करना होता है इसका काम। यानी कि जो आईपीस होता है वो सबसे ऊपर लगा होता है। ये वाला रीजन जो बच्चों आप देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आईपीस या ऑकुलर लेंस बच्चों। ठीक है, ये वाला रीजन क्या होता है? आईपीस होता है। और ये इसी के ऊपर, इस वाले रीजन में क्या बच्चों होता है, यहीं पर जो जिस चीज को देखा जाना, यहीं पर हम लोग स्टूडेंट्स आंख लगा करके देखते हैं। तो यहीं पर आईपीस के ऊपर आंख लगा करके देखा जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। और ये क्या करता है, ये जो इस ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसके द्वारा जो रियल इमेज बनती है, उस रियल इमेज को कई गुना बड़ा करके दिखाता है। ये इसका काम होता है बच्चों। और इसमें जो लेंस होता है उसकी पावर अलग अलग हो सकती है। यानी कि उस जो लेंस लगा होता है इसमें, वो 5x हो सकता है, 10x पावर का हो सकता है, 15x पावर का हो सकता है, और भी पावर्स का हो सकता है। यानी कि जो आई पीस लेंस होता है वो ऊपर लगा होता है, आंख के द्वारा सबसे पहले यहीं से देखा जाता है। और ये क्या करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो रियल इमेज बनती है, उस रियल इमेज को कई गुना बड़ा करके दिखाता है। और इसकी जो पावर है वो 5x, 10x, 15x और भी अधिक हो सकती है। तो जिस तरह का, जितनी बड़ी इमेज हमको देखनी होती है, उस तरह की पावर का यूज करके, उस लेवल की पावर का आईपीस लेंस यूज करके हम लोग उसको एनालाइज करते हैं। दूसरा जो ऑप्टिकल पार्ट्स होता है उसको हम लोग कह देते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या कहा जाता है बच्चों? ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस? तो देखिए यहां पर बताया गया है, ये बॉडी ट्यूब के निचले सिरे पर लगे हुए नोज पीस में लगे रहते हैं। यानी कि बॉडी ट्यूब के नीचे लगे हो रहते हैं, नोज पीस वाले रीजन से ये जुड़े हुए या लगे रहते हैं। ये कॉनकेव लेंस होते हैं। इसकी संख्या 2 या 3 होती है। ठीक है, इनकी संख्या 2 या 3 हो सकती है। हाई पावर के ऑब्जेक्टिव से अधिक एवं लो पावर ऑब्जेक्टिव से कम मैग्निफिकेशन होता है। यानी कि सबसे पहले हमको यह देखना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस होते कहां पर हैं। अब देखिए बच्चों, ये तो आईपीस हो गया है। यहां से ये जो रीजन, यहां से यहां तक का जो रीजन होता है वो क्या होता है? बॉडी ट्यूब होता है।
और बॉडी ट्यूब से एक प्लेट नुमा, एक प्लेट के समान संरचना ये बच्चों जो लगी रहती है, दैट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग नोज पीस। इसको क्या कहते हैं? रिजॉल्विंग नोज पीस। और ये रिजॉल्विंग नोज पीस से जुड़े हुए जो लेंस होते हैं, पहला लेंस ये देखिए, एक ये लेंस है, एक ये लेंस है, और एक तीसरा लेंस ये है। तो कई लेंस यहां पर 2 या 3 लेंस जुड़े रहते हैं। इनको क्या कहा जाता है बच्चों? इनको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अब ध्यान रखिए, यहां पर जो वस्तु रखी जाती है, जो स्लाइड पर वस्तु लगा करके यहां पर बच्चों रखी जाती है, उसको उसकी सबसे पहले जो इमेज बनती है वो किस में बनती है बच्चों? ऑब्जेक्टिव लेंस में बनती है। और वो जो इमेज होती है वो कैसी होती है? रियल इमेज होती है। अब यहां पर देखिए, ये 4x का है, 10x का है, 40x का है। तो ये क्या होती है? जो रिजॉल्विंग नोज पीस होती है, वहां से इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं। जिस तरह की, जितना हमको उसको मैग्नीफाई करना है उतना हम इसको रोटेट कर लेते हैं। यानी कि हम लोग यहां पर इसको रोटेट करके 4x भी कर सकते हैं, 10x भी कर सकते हैं, और 14x भी कर सकते हैं, 40x भी कर सकते हैं बच्चों। और इनका सबका यूज भी अलग अलग तरीके की चीजों को देखने के लिए होता है। कैसा होता है देख भी लेते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर हम लोग 4x का उपयोग करते हैं, तो सबसे पहले वस्तु खोजने के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट को खोजने के लिए 4x नाम का जो लेंस लगा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है, उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में जिसको स्कैनिंग ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको स्कैनिंग ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। दूसरा जो लेंस लगा होता है उसको कहते हैं लो पावर ऑब्जेक्टिव, जो कि 10x का होता है। कितने का होता है? ध्यान रखिएगा बच्चा, 10x का होता है। तो ये 10x वाला जो होता है वो क्या करता है? सामान्य देखने के लिए, नॉर्मली जो चीजें देखने के लिए होती हैं उनको देखने के लिए 10x लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस का उपयोग किया जाता है। और तीसरा जो होता है बच्चा, वो क्या होता है? हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि 40x यानी कि 40x का होता है, जो कि छोटी डिटेल देखने के लिए यूज किया जाता है। जो छोटे स्मॉल जो डिटेल होती है, स्मॉल जो जानकारी होती है, छोटी जानकारी को एनालाइज करने के लिए 40x ऑब्जेक्टिव लेंस का उपयोग किया जाता है। हालांकि अन्य प्रकार के लेंसेस भी यूज होते हैं, लेकिन नॉर्मली तौर पर इन्हीं 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव लेंस की बात की जाती है। तो ध्यान रखिए बच्चा कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो जो है क्या करता है? सबसे पहले इमेज बनाता है, जिसको रियल इमेज कहते हैं। और इसमें जो लेंस होते हैं उनको रोटेट करके अपने जरूरत के अनुसार उसका यूज भी किया जाता है। उसके बाद में एक स्ट्रक्चर होता है इसमें लगा हुआ, ऑप्टिकल लेंस, ऑप्टिकल पार्ट्स के तौर पर, जिसको कहते हैं कंडेंसर। क्या कहते हैं बच्चा? कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है? यह स्टेज के पोर यानी कि छिद्र के नीचे प्रेजेंट या स्थित होता है। इसमें लाइट को स्लाइड पर फोकस करता है, यानी कि लाइट को स्लाइड के ऊपर फोकस करता है। अब आप जानते हैं बच्चों कि यहां पर ये वाला जो रीजन होता है, यहीं पर तो स्लाइड रखी होती है, यहीं पर तो स्लाइड रखी जाती है। यहां पर हमने इसको स्लाइड को मान लीजिए सेट कर दिया है, इस तरीके से हमने स्लाइड को सेट कर दिया है। ठीक है, ऐसे हमने स्लाइड को सेट कर दिया है। और इसमें एक जो पोर होता है, जो छिद्र होता है, वहीं पर लाइट आती है। यहां से जो लाइट डाली जाती है, चाहे वो मिरर के द्वारा डाली जाए या फिर ये एलईडी लाइट के द्वारा डाली जाए, तो यहां पर ये वाला जो रीजन होता है, ये जस्ट लाइट जहां पर पहुंचती है, यहां पर ये जो रीजन बच्चों होता है, उसको क्या कह देते हैं? उसको कह दिया जाता है कंडेंसर। और कंडेंसर करता क्या बेटा? कंडेंसर जो है लाइट को एक, लाइट जो स्कैटर्ड मैनर में होती है उसको एक सीधी लाइन में, एक सीधी धारा में पिरो देता है, बना देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लीजिए लाइट इस तरीके से आ रही है, ये लाइट आ रही है, ऐसे ऐसे लाइट आ रही है।
तो कंडेंसर का काम क्या होता है कि इस लाइट को एक जगह पर ऐसे इस तरीके से एक धारा में ये प्रवाहित कराने का काम करता है, जिसको हम लोग कंडेंसर कहते हैं। तो यहां पर अगर चाहें इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से चाहें यहां पर जो मिरर लगा हो, चाहे मिरर लगा हो बच्चों, या फिर एलईडी लाइट लगी हो, जैसे यहां पर लगी हुई है, किसी भी प्रकार की लाइट हो, तो लाइट तो ऐसा तो नहीं कि सीधी आएगी, स्कैटर्ड आएगी। स्कैटर्ड मतलब इस तरीके से आएगी बच्चों, ऐसे ऐसे आएगी। तो इसको कंडेंसर क्या करता है, सबको एक लाइन में, एक धारा में, एक फ्लो में कर देता है, जिससे कि सीधी लाइट यहां से होकर के, इस छेद से होकर के सीधे कहां पर पड़ती है, स्लाइड में लगी हुई ऑब्जेक्ट, जो कि वस्तु जो हमको देखनी है उसके ऊपर लाइट सीधी पड़ती है जाकर के। सीधा फोकस कहां पर होता है, स्लाइड में लगा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर सीधा फोकस किसका होता है, लाइट का होता है। तो कंडेंसर क्या करता है, लाइट का सीधे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस हो, इसके लिए उसका वर्क होता है। ठीक है ना, कंफर्म हो गया आप सभी को। आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या है, आइरिस डायफ्राम। आइरिस डायफ्राम क्या होता है बच्चा, यह कंडेंसर के नीचे, कंडेंसर कर दीजिए, कंडेंसर के नीचे लगा रहता है। इसमें प्रकाश रूट यानी कि प्रकाश का जो मार्ग है को वेल एडजस्ट करते हैं, लाइट की मात्रा नियंत्रित करता है, या लाइट की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। अब इसमें क्या मतलब होता है, यहां पर जो बच्चों, यहां पर मैंने आपको बताया कि यहां पर जो कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर के जस्ट नीचे यहां पर कहीं पर इस रीजन में क्या होता है, आइरिस डायफ्राम लगा होता है। आइरिस डायफ्राम का बच्चों रोल क्या होता है, आइरिस डायफ्राम का रोल होता है कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट चाहिए होती है, लाइट भी चाहिए होती है जरूरत के अनुसार। तो कम लाइट चाहिए या ज्यादा लाइट चाहिए, उस लाइट के रूट को तय करना कि कितनी लाइट चाहिए, उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। ये काम होता है आइरिस डायफ्राम का। तो लाइट की मात्रा को कंट्रोल करने का जो स्ट्रक्चर होता है उसको कह देते हैं आइरिस डायफ्राम। ज्यादा चाहिए तो ज्यादा तरीके से उसका सेट किया जाता है, और कम चाहिए तो कम के अकॉर्डिंग उसको मैनेज किया जाता है। जैसे कि अगर उसकी लाइट ज्यादा लाइट होती है, आइरिस डायफ्राम से ज्यादा लाइट अगर उस रूट से पास कराई जाती है, तो इमेज जो होती है वो कैसी बनती है, इमेज जो है ब्राइट बनती है। कैसी बनती है, ब्राइट इमेज बच्चों बनती है। और अगर लाइट कैसी होती है, कम लाइट होती है, लो लाइट होती है, तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है, ये एक एक बात आपको ध्यान रखनी है, लिख के रखनी है, ताकि आपके मन से, जहन से एक भी बात निकले नहीं। आगे बात करते हैं। आगे क्या बताया गया है, लास्ट पार्ट जो होता है ऑप्टिकल पार्ट्स के रूप में, वो होता है मिरर या रिफ्लेक्टर। तो मिरर या रिफ्लेक्टर की बात कर लें तो इसमें क्या बताया गया बच्चा, यह आधार से थोड़ा ऊपर भुजा से जुड़ा हुआ अवतल यानी कि कॉनकेव मिरर होता है, जिसका कार्य प्रकाश को परावर्तित कर स्लाइड पर भेजना होता है। तो यहां पर क्या बताया गया है कि ये जो आधार वाला यानी कि नीचे वाला जो भाग होता है, बेस वाला जो रीजन होता है, उससे जस्ट ऊपर यहां पर देखिए ये क्या लगा हुआ है, आपका मिरर लगा होता है। तो मिरर का काम क्या होता है, जब मिरर के ऊपर यहां से मान लीजिए लाइट पड़ती है, तो उस लाइट को क्या करना होता है, उस लाइट को परावर्तित करना होता है। ठीक है, परावर्तित करने का काम क्या करता है, मिरर करता है। अब मिरर भी लगा हो सकता है बच्चों, एलईडी लाइट भी लगी हो सकती है, जैसे कि अभी हमने देखा था ना कि ये माइक्रोस्कोप है, इसमें देखिए यहां पर ये एलईडी लाइट भी लगी हो सकती है और मिरर भी लगा हो सकता है। एलईडी लाइट का सीधा सा का मतलब है कि अगर रात भी है तब भी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन मिरर है तो उसके लिए हमको नेचुरल लाइट की आवश्यकता होती है, लाइट सोर्स की आवश्यकता होती ही है। तो ये क्या करता है बच्चों, लाइट को परावर्तित कराने का काम करता है, जिससे कि क्या हो सके, स्लाइड जो लगी होती है, जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट या जिस वस्तु को हमको देखना है वो वस्तु उस पर रखी होती है, उस पर उसको भेजा जाता है, जिससे कि हम उसको एनालाइज कर पाते हैं।
और देखिए आगे बताया गया है कि आजकल अधिकांश माइक्रोस्कोप में एलईडी लाइट होती है। एलईडी लाइट जो अभी हमने देखी, एलईडी लाइट क्योंकि आजकल ज्यादा रिलायबल मानी जाती है। भाई किसी को रिसर्च करनी है, रात में वो एनालाइज कर रहा है, तो किसका यूज करेगा? एलईडी लाइट वाली माइक्रोस्कोप का यूज करेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करेगा। तो एलईडी लाइट्स आजकल मार्केट में ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा उनकी मांग है और उन्हीं का मोस्टली यूज भी किया जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये बात हो गई है ऑप्टिकल पार्ट्स की। मैकेनिकल पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। सेकंड जो ऑप्टिकल पार्ट्स हैं ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। और ध्यान रखिए बच्चों, मैकेनिकल और ऑप्टिकल दोनों पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, ये एक एक बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बच्चों, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन का सीधा सा मतलब क्या होता है बच्चों, कि इसको हिंदी में कहते हैं आवर्धन। क्या कहते हैं? आवर्धन। आवर्धन क्या होता है कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उसको कितना अच्छी तरीके से, कितना बड़ी तरीके से देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का भी एक तरीका होता है। मैग्निफिकेशन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? टोटल मैग्निफिकेशन क्या होता है? आईपीस इनटू ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस लेंस में क्या बना है और फिर ऑब्जेक्टिव लेंस क्या बना है, उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं। अब आपको समझना होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर 1 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर स्लाइड पर, यहां पर बच्चों 1 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। यहां पर 1 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको अगर हमने ऑब्जेक्टिव लेंस उसके ऊपर जब अपना एक्टिविटी करता है तो वो, अगर मान लीजिए यहां पर वो वस्तु 10x दिखाई देती है हमको, 10, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर वाली चीज ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा हमको 10 सेंटीमीटर रियल इमेज की फॉर्म में दिखाई देती है, ठीक है ना। यानी कि यहां पर हम लोगों ने क्या किया है कि 1 सेंटीमीटर की कोई इमेज रखी हुई है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वस्तु रखी हुई है, उस पर जब लाइट पड़ती है, लाइट उस वस्तु से होकर के जब यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस के पास पहुंचती है और 10x वाला हम लोग मान लीजिए यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, तो हमको क्या होता है 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर वाली जो ऑब्जेक्टिव इमेज है वो 10 सेंटीमीटर की दिखाई देती है। और ऊपर मान लेते हैं बच्चों, ऊपर ये जो आईपीस है ना, ये हम लोगों ने यूज किया है कितने वाला, 40x। कितने पावर वाला यूज किया है बच्चों? 40x वाली पावर का हम लोगों ने क्या यूज किया है, आईपीस किया है। या हम लोग इसको 10x वाली पावर का यूज कर लेते हैं, कितने भी पावर का यूज कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि कैसे होता क्या है। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बनी है वो 10 सेंटीमीटर की बनी है। और मान लीजिए यहां पर 10 ही सेंटीमीटर का, ये मान लीजिए 10x का क्या है, ये लेंस लगा हुआ है, 10x मैग्निफिकेशन पावर का यहां पर आईपीस लेंस लगा हुआ है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो 10 सेंटीमीटर की जो इमेज बनी है इसको हम लोग 10 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको ये इमेज 100 सेंटीमीटर की दिखाई पड़ेगी। यानी कि इस इमेज का यहां पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाता है उसका 10 गुना बड़ा हो जाएगा इस आईपीस लेंस के द्वारा बच्चों, ठीक है। तो आईपीस जो लेंस होता है उस लेंस में जिस भी पावर का जो लेंस लगा हुआ है उस लेंस की पावर की मल्टीप्लाई की जाती है ऑब्जेक्टिव लेंस में जिस प्रकार का लेंस यूज किया गया है, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर बच्चों लिखा हुआ भी है कि आईपीस लेंस कितने का है, 10x का है, ऑब्जेक्टिव लेंस कितना है, 40x का है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग 400x यानी कि 400 गुना बड़ी कोई इमेज देख पाएंगे। यानी कि लिखा हुआ है अर्थात वस्तु 400 गुना बड़ी दिखाई देगी, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी स्लाइड के ऊपर मान लीजिए कोई इमेज रखी हुई है बच्चों,
किसी स्लाइड के ऊपर क्या रखा हुआ है, किसी स्लाइड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी हुई है, तो सबसे पहले इमेज जो बनती है वो किसके द्वारा बनती है, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, यानी कि जो यहां पर ये वाले जो लेंस हैं इनके द्वारा पहली इमेज बनाई जाती है ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा। और उसके बाद में जो ये इमेज यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनती है उस इमेज को कई गुना बढ़ा करके ये आई पीस जो है हमको हमारी आंखों को दिखाता है बच्चा। और इस यहां पर जो इमेज बनती है यानी कि 10x वाली जो बनी हुई है और यहां पर भी 10x वाली बनी हुई है, तो 10 और 10 को मल्टीप्लाई करके हमको 100 गुना बड़ी इमेज यहां पर दिखाई देगी बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर 10 + 10 20 नहीं करना है, 10 × 10 करना है, यानी कि 10 × 10 यानी कि 100 गुना बड़ी हमको इमेज यहां पर दिखाई देगी। मैं समझता हूं आपकी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैग्निफिकेशन निकालने के बारे में पूछ दिया जाए तो आप आसानी से बच्चा निकाल पाएंगे, है ना, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। आगे देख लेते हैं, हेडिंग दी गई है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। भाई काम करने का भी एक तरीका होता होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कैसे क्या होता है। अब एक एक स्टेप को बिल्कुल समझते हुए चलिएगा। पहला स्टेप क्या है बच्चा, पहला स्टेप है स्टेप 1 जिसको कहते हैं लाइट सोर्स। लाइट सोर्स में क्या होता है, नीचे लगा हुआ मिरर या एलईडी लाइट प्रकाश देता है। यानी कि यहां पर चाहे मिरर लगा हुआ है बच्चों, चाहे एलईडी लाइट लगी हुई है, वो क्या है, एक प्रकार का लाइट सोर्स है जो कि लाइट देता है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या है, मिरर या एलईडी के द्वारा लाइट को दिया जाना, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेप है कि स्टेप सेकंड में क्या होता है, कंडेंसर वर्क करता है। और कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर उस प्रकाश को या लाइट को एक जगह पर इकट्ठा या फोकस करता है। अब मैंने बताया कि जो लाइट स्कैटर्ड मैनर में आती है, छितरी हुई अवस्था में आती है, उसको एक फ्लो में, एक धारा में करके आगे की ओर फोकस करता है। और कहां पर फोकस करता है, देखिए स्टेप नंबर 3 में बताया गया है कि वो स्पेसिमेन पर फोकस करता है। तो क्या होता है कि लाइट या प्रकाश जो है स्लाइड पर रखे स्पेसिमेन यानी कि नमूने या वस्तु से होकर गुजरता है। यानी कि कंडेंसर से होकर के, जाहिर सी बात है क्या बच्चा बताया गया है कि कंडेंसर से होकर के जो लाइट ऊपर की ओर जाती है तो वो वस्तु पर पड़ती है, यानी कि स्पेसिमेन या नमूने के ऊपर पड़ती है। और नमूने से होकर के लाइट, ऑब्जेक्ट या वस्तु से होकर के लाइट ऊपर की ओर गुजरती है। और गुजरने पर क्या होता है बच्चा, गुजरने पर क्या होता है, स्टेप नंबर 4 में बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस सबसे पहले इमेज बनाता है। यानी कि जब वो लाइट कंडेंसर से होकर के एक फ्लो में होकर के उस स्पेसिमेन या नमूने से होकर के ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंस पर पड़ती है, तब सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाता है, चित्र बनाता है। और वो जो चित्र होता है वो कैसा होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चित्र रियल होता है, वास्तविक होता है, इनवर्टेड होता है यानी कि उल्टा होता है, या उल्टा या उल्टी कह सकते हैं चित्र होता है, और एनलार्ज्ड होता है, बड़ा होता है। यानी कि हम जैसे मैंने बताया ना 1 सेंटीमीटर है और वो ऑब्जेक्टिव लेंस में जाकर के कितना 10x वाला मैंने यूज किया तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर का कितना का हो रहा है, 10 सेंटीमीटर का हो रहा है। तो वो कितना बड़ा कर रहा है, 10 गुना बड़ा कर रहा है। और फिर क्या होता है, फिर अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 5 में क्या होता है, बॉडी ट्यूब का रोल आता है। यानी कि ये जो यहां पर ये ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा इमेज बना दी गई थी और अब इसके बाद में इस रीजन का काम आता है। ये क्या करता है बच्चा, ये करता है कि ये इमेज बॉडी ट्यूब के अंदर ऊपर जाती है। यानी कि यहां पर 10x के द्वारा या 4x या 40x के द्वारा जो इमेज बनी है वो इमेज किसके द्वारा, बॉडी के ट्यूब के द्वारा ऊपर की ओर जाती है। यहां पर ऊपर जा रही है, मान लीजिए इमेज ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है ना, इमेज कहां जा रही है, ऊपर जा रही है बच्चा। और ऊपर जाने पर क्या होता है, आगे वाले स्टेप में देखिए बताया गया है, स्टेप 6 में बताया गया है आई पीस लेंस का यूज होता है। आई पीस क्या करता है, आई पीस उस इमेज को
फिर मैग्नीफाई करता है, यानी कि आईपीस लेंस में क्या होता है, फिर से इमेज बड़ी होती है, मैग्नीफाई होती है। अब जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो इमेज थी वो कितनी हो गई थी, 10 सेंटीमीटर हो गई थी। कितने से, 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर की हो गई थी। अब आईपीस लेंस में पहुंचा। अब मान लीजिए आईपीस में भी कितना, मान लीजिए मैंने 10x वाला यूज किया है, तो इसको 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर हमको 100 सेंटीमीटर की इमेज दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जो इमेज हो गई वो 100 गुना बड़ी हो गई है। तो यहां पर वही बताया गया कि जो आईपीस होता है वो आईपीस इमेज को फिर से मैग्नीफाई करता है, यानी कि और बड़ा बना देता है। ठीक है, और ये जो इमेज आईपीएस में बनती है वो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है, आभासी इमेज होती है। ठीक है ना बच्चा, आभासी इमेज होती है, ध्यान रखिएगा। और सातवां स्टेप क्या कह रहा है कि आंख को बहुत बड़ी वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी इमेज दिखाई देती है। अब जब इसमें आईपीएस में इमेज बन रही है और यहां पर रख करके आंख को रख करके जब हम उसको देखेंगे तो हमको कैसी इमेज दिखाई देगी, बहुत बड़ी, 100 गुना बड़ी इमेज दिखाई दे रही है। और वो कैसी होगी, आभासी इमेज होगी। और इसमें हम लोग 100 गुने का मतलब क्या है, जब हमने 10x यूज किया तब ऐसी इमेज दिखाई दे रही है। हम लोग 100x भी यूज कर सकते हैं तो 1000 गुना बड़ी दिखाई देगी हमको। तो वो हम लोग जरूरत के अनुसार कितना हमको किस लेवल का एनालाइज करना है, उस तरह की चीजों के अकॉर्डिंग हम लोग लेंस का उपयोग या लेंस की पावर का उपयोग करते हैं बच्चा। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो रही हैं, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, बन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है और मेरा ऐसा बिलीव है ना। और बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हैं। आगे देखिए, आगे एक बच्चा यहां पर एक फ्लो चार्ट दिया गया है, एक फ्लो चार्ट दिया गया है, इसको आपको याद रखना है कि सबसे पहले मिरर या एलईडी लाइट यूज होता है, फिर कंडेंसर यूज होता है, फिर स्पेसिमेन के ऊपर लाइट पड़ती है, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाता है। इमेज जो बनी हुई है वो बॉडी ट्यूब से जाकर के कहां पर पहुंचती है, आईपीस पर पहुंचती है और वहां पर बहुत बड़ी इमेज बन जाती है और उसी को आईपीस, आई के द्वारा, आंख के द्वारा देखा जाता है। तो एक फ्लो है जो आप याद कर सकते हैं और एक अच्छा सा डायग्राम आप यहां से बना सकते हैं बच्चा। ठीक है ना, तो एक भी कंफ्यूजन आपका नहीं बचा है, मैं समझ रहा हूं। आपका ये टॉपिक अगर दोनों लेक्चर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक बहुत बेहतर ढंग से तैयार हो जाएगा। 25 नंबर आपके यहां से तैयार हो गए हैं और एक ही क्वेश्चन आपको 25 नंबर दे रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। भाई एक ही क्वेश्चन आपको इतना मार्जिन दे रहा है, इतने अच्छी मार्जिन दे रहा है, तो फिर तो मजे हैं, बल्ले बल्ले हो गई। और होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। जब एक ही क्वेश्चन मजा दे रहा है, इतना बढ़िया आ गया है आपके एग्जाम में, अगर आ जाए फिर आपकी बल्ले बल्ले, तो आप कहेंगे हाँ भैया सत्यम सर ने ऐसा पढ़ाया था और वैसा ही वैसा क्वेश्चन फंस गया है ना। तो मिलते हैं हम सभी एक नए लेक्चर के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आई होप आप सभी सारी चीजों को समझ करके आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपर हर एक चीज को एनालाइज करके, सारी चीजों को करके आगे बढ़ रहे हैं। और यही एक हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी टीम का बिलीफ सिस्टम ही यही है कि आपको हर एक बात क्लियर हो। आप अगर हमसे जुड़े हैं, आप हमको जानते, पहचानते, मानते हैं, तो हम में बिलीव करते हैं, तभी तो हमसे जुड़े हुए हैं। और जुड़े हैं तो आपको वाकई बहुत बेहतर ढंग से, बहुत बढ़िया लेवल का फायदा होने वाला है। और आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको सारी अपडेट मिल सकें और हम लोग मिल करके एक अच्छा फ्यूचर बना सकें, है ना। पर्पस तो यही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।